अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गगणयं सकलगुणनिधानं वारुणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे भाई बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है आव्यूह, जिसे हम लोग मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कहते हैं। अभी तक मैं आपको गणित में 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। एक चैप्टर आपका था सेट थ्योरी का यानी समुच्चय सिद्धांत का, एक आपका था त्रिकोणमिति का। साथ ही साथ मैंने आपको घातांक और कर्णी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। ठीक है। फिजिक्स में मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मापन तथा मात्रक और विमीय विश्लेषण। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। जीके जीएस की क्लास आपकी चल रही है, हिंदी की क्लास आपकी चल रही है, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास मैं जल्द ही लाने वाला हूँ और फिजिक्स में जब मैं थोड़ा चैप्टर आपका कवर कर लूँगा तो केमिस्ट्री की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो आपको सारा पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। बस आप डटे रहिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे एग्ज़ाम के पहले तक हम सब कुछ आपका कवर कर देंगे, सब कुछ आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। चलिए, तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की और बात करते हैं आव्यूह की। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आव्यूह है क्या चीज़। कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या है। दूसरा सवाल ये उठता है क्यों है, तीसरा कैसे है, और चौथा हम इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न उठते हैं, अगर आप इनका जवाब खोज पाते हैं तो आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, उसका अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली बात कि आव्यूह क्या है। तो भैया आव्यूह ना एक आयताकार व्यवस्था है, अरेंजमेंट, एक आयताकार व्यवस्था है जिसमें हम क्या करते हैं भाई, जिसमें संख्याओं अथवा आंकड़ों को लिखा जाता है या जमा किया जाता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यह आयताकार व्यवस्था कैसे है, और अगर आप गणित पढ़ रहे हैं जाहिर सी बात आप संख्याओं का यूज करेंगे, आप कुछ आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ आपके लिए है कि आव्यूह को हम आयताकार व्यवस्था यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, बस धैर्य बनाए रखें और डटे रहिए। ठीक है। पहली बात, आव्यूह एक आयताकार व्यवस्था है, इसमें हम लोग आंकड़ों का या संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उनको लिखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है इसकी, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो भैया इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसका उपयोग हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करने में करते हैं। जैसे आपके सामने ऐसे समीकरण मिलेंगे, आपने देखा होगा x + y + z = 20, 2x - y + z = 15, है ना, x - y + 4z = 10। ऐसे आपको समीकरण मिलते हैं और इनको हल करने के लिए आप आव्यूह का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसानी से आव्यूह की मदद से इनको हम हल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हम शार्ट में लिख सकते हैं, एक टेबल बना के उसमें हम अरेंज कर सकते हैं। बहुत लंबी चीज़ों को लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, हम उसको कम से कम शब्दों में, कम से कम जगह पर उसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। ये आव्यूह की मदद से हम कर पाते हैं। आव्यूह का प्रयोग कंप्यूटर में होता है, आव्यूह का प्रयोग कॉमर्शियल क्षेत्र में होता है, आव्यूह का प्रयोग हम लोग व्यापार में करते हैं, मतलब हर जगह पे होता है, आप बस ध्यान नहीं देते हो। ठीक है। जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, 2 लोग हैं, ये मार्केट जाते हैं। ठीक है। मार्केट जाते हैं और इन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी हैं किलो के हिसाब से। ठीक है। आलू खरीदा है, ठीक है, टमाटर खरीदा है, बैगन खरीदा है। ठीक है। अब राम ने 2 किलो आलू खरीद लिया, 1 किलो टमाटर खरीद लिया और 1 किलो बैगन खरीद लिया।
श्याम ने क्या किया, 5 किलो आलू खरीदा, 2 किलो टमाटर खरीदा, 3 किलो बैगन खरीदा। भैया श्याम ने 5 किलो आलू खरीदा, 2 किलो टमाटर और 3 किलो बैगन। हो सकता है श्याम का परिवार बड़ा हो, ज़्यादा लोग हों खाने पीने वाले, इसलिए वो ज़्यादा सामान खरीद रहा है। अब देखो यहाँ पर एक टेबल बन गया है। इस टेबल को देखकर हम बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि राम ने 2 किलो आलू खरीदा है, 1 किलो टमाटर खरीदा है, 1 किलो बैगन खरीदा है। श्याम ने 5 किलो आलू खरीदा है, 2 किलो टमाटर खरीदा है, 3 किलो बैगन खरीदा है। बहुत ही आराम से इस टेबल को देखकर हम बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे एक बॉक्स में पैक कर देते हैं और यही हमारी मैट्रिक्स कहलाती है, ये हमारी आव्यूह कहलाती है। अभी इस पर हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। तो मतलब यह है कि आव्यूह की मदद से आप किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़े को कम से कम समय में अरेंज करके, कम से कम जगहों में, कम से कम शब्दों में उसको आप व्यवस्थित करके लिख सकते हैं टेबल के माध्यम से, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे कि इस टेबल को कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि ये राम ने खरीदा होगा, ये श्याम ने खरीदा होगा और ये उनके सामान की लिस्ट है, ठीक है। ऐसे ही जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं, पहले तो हाथों से लिखते थे, अब तो डिजिटल बोर्ड चलता है। आप वहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर लिखा रहता है ट्रेन नंबर या नाम, ट्रेन का नाम या नंबर लिखा होता है। यहाँ पर लिखा होता है समय आने वाला यानी अराइवल, और यहाँ लिखा होता है समय जाने का, और आगे यहाँ लिखा होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर। यहाँ पर लिखा होता है प्लेटफॉर्म नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेन जो है उसका नंबर है 19038, ठीक है। ये आती है मान लीजिए 2:50 पर, जाने का टाइम है 2:55 का। ये आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि अगली गाड़ी है जो 19039 है, ये आती है 11:50 पर, जाती है 11:55 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अगली ट्रेन हो सकती है 12:41, ये आती है 8:30 पर, जाती है 8:35 पर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है, ठीक है। ऐसे आपको आंकड़े देखने को मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। ये एक मैट्रिक्स होता है, ये कुछ अलग नहीं है, मैट्रिक्स है, बस हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारा तो काम होना चाहिए, हमने देखा कि फला ट्रेन इतने बजे आएगी, इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इतने बजे जाएगी, हमारा काम हो गया, हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये है मैट्रिक्स, इसको मैं एक बॉक्स में ऐसे पैक कर दूंगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और इस मैट्रिक्स को देख कर हम बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि जो भैया ट्रेन नंबर 19038 से 2:50 पर आएगी, 2:55 पर जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकेगी, ठीक है। 19039 से 11:50 पर आएगी, 11:55 पर जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। और ऐसे ही 12:41 ट्रेन नंबर 8:30 बजे आएगी, 8:35 पर जाएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकेगी। तो ऐसा टेबल आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलता है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का प्रयोग कई जगहों पर होता है, कई जगहों पर होता है, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम घरों में अपने कोई भी काम मजदूरों से काम करवाते हैं तो उसका भी एक टेबल बनाते हैं, उसका भी एक टेबल बनाते हैं। मजदूर का नाम लिखेंगे, कितने दिन उसने काम किया, एक दिन का कितना दिहाड़ी है उसका वो लिखते हैं। दूसरे मजदूर का नाम, कितने दिन काम किया, उसका कितना हुआ टोटल। तीसरा मजदूर कितने दिन काम किया, कितना हुआ टोटल। तो वहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। बात आई समझ में। तो मैट्रिक्स का उपयोग हम लोग हर जगह पर करते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि जिसमें हम लोग संख्या और आंकड़ों का उपयोग करते हैं उसमें हम लिखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं संख्याएं लिखी गई हैं, एक आंकड़ा लिखा गया है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट तो कोई भी कन्फ्यूजन वाला नहीं है। पहले वाले पॉइंट पर हम आते हैं, कह रहा है कि एक आयताकार व्यवस्था है। आयताकार व्यवस्था क्यों है, आप ध्यान से देखिए। ये इसके कार्नर के नंबर है, मतलब किनारे वाले नंबर हैं। ये भी किनारे का नंबर है, ये भी किनारे का नंबर है, ये भी किनारे का, मतलब कोने वाले जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी आंकड़े हैं, अगर हम उनको मिला दें, ऐसे हम उनको मिला दें, ऐसे हम उनको मिला दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आयत बन जाएगी। देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक आयत बन रही है, देखो ऐसे एक आयत बन रही है। किनारे वालों को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर क्या होगी, एक आयत बन जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आव्यूह क्या है, एक आयताकार व्यवस्था है। बात आई समझ में। और आगे भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे कि आव्यूह का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किन जगहों पर करते हैं और इसकी कितनी उपयोगिता है। अब इसी चीज़ को लिखने के लिए हम 2-3 लाइन का प्रयोग कर सकते थे कि ट्रेन नंबर 19038 2:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी और 2:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। इतना लंबा लिखने के बजाय हमने एक डेटा बना दिया, एक टेबल बना दिया और आसानी से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, दूसरे को समझा भी पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट लेने जैसा है नहीं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये दोनों लाइन तो यहाँ पर लिखा रहूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको आगे आव्यूह के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो ये तो आव्यूह को लेकर के कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो हमें जानना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भाई कि आव्यूहों को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे ऐसे से निरूपित करते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह को बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, ठीक है। आव्यूह के अंदर लिखे गए आंकड़ों को आव्यूह का एलिमेंट यानी अवयव, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी नंबर लिखे जाएंगे, जो भी आंकड़े लिखे जाएंगे, जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी, उसको हम लोग अवयव कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। आव्यूह को हम लोग ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, ये सब के सब इस आव्यूह के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, ठीक है। और इसी को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये आव्यूह ए है। आप बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ जो लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर वाला होना चाहिए, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर का लेटर होना चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए, ठीक है। ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक आव्यूह लिखा गया है, इसको हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया है। इसके अंदर जो यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, यानी अवयव बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब आपको एक बात समझनी है कि जो ये एलिमेंट होते हैं, जो लिखे रहते हैं, ये किस पोजीशन में लिखे गए हैं, किस तरह से लिखे गए, ये भी आपको समझना होगा, ठीक। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं, 1 2 3 की बात करूं तो ये ऐसे पड़ी हुई लाइन में आते हैं, ऐसे पड़ी हुई लाइन में आते हैं। 4 5 6 की बात करूं तो ऐसे पड़ी हुई लाइन में आते हैं। 7 8 9 की बात करूं तो ऐसे पड़ी हुई लाइन में आते हैं, ऐसे पड़ी हुई। ये जो पड़ी हुई लाइन है, ये जो सीधी रेखा हमने ऐसे खींची है, पड़ी हुई सीधी रेखा खींची है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं भाई, पंक्ति। अंग्रेजी में बोलते हैं रो। और खड़ी हुई लाइन की अगर मैं बात करूं, 1 4 7 ऐसे, 2 5 8 ऐसे, 3 6 9 ऐसे, तो इनको हम बोलते हैं स्तंभ। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं भाई, कॉलम। बात समझ में आ रही है। ये पड़ी हुई लाइन है तो इसको हम पंक्ति बोलेंगे, ये खड़ी हुई लाइन है तो इसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। स्तंभ मतलब खंभा, और खंभा खड़ा होता है। खंभा क्या होता है, खड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पड़ी हुई लाइन है तो उसको हम पंक्ति बोलने वाले हैं, जो खड़ी हुई लाइन है उसको हम लोग स्तंभ बोलने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस आव्यूह के अंदर, जो मैंने यहाँ पर आव्यूह लिखा है, इस आव्यूह के अंदर कितनी पंक्तियां हैं। तो आपका जवाब होगा कि भैया 1 2 3। कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं कुल। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि कितने स्तंभ हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये कि पड़ी हुई जो लाइन है, पड़ी हुई जो रेखा है, उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। खड़ी हुई जो रेखा है उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, और इसको हम बड़े ही आराम से गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं। तो अगली पॉइंट मैं जो यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो ये है, आव्यूह में क्षैतिज
रेखा रेखा बोल देता हूँ, क्षैतिज रेखा, पंक्ति तथा ऊर्ध्व रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा स्तंभ को बताती है। इतनी बात समझ गए। आगे मैं लिखता हूं, अगली पॉइंट लिख देता हूं, पंक्तियों को यम तथा स्तंभों को यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ना, इनको हम यम से दिखाएंगे और जो स्तंभ है इनको हम लोग एन से दिखाएंगे। तो इतनी बातें आप समझ जाइए कि एक आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ABC कुछ भी हो सकता है, उसको हम बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जो भी नंबर, जो भी आंकड़े लिखे रहते हैं उसको हम लोग आव्यूह का एलिमेंट यानी अवयव कहते हैं। जो पड़ी वाली रेखा है, जो पड़ी वाली रेखा है, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। जो खड़ी वाली लाइन बनती है उसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। ठीक है, पंक्तियों को हम लोग यम से लिखते हैं और स्तंभ को हम लोग एन से लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक सी जानकारी है आव्यूह को लेकर के, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बना कर के चलना है हमें। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, बहुत धीरे धीरे चलूँगा, बिल्कुल जीरो से हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आए और पहली क्लास से बिल्कुल उड़ा दिया, ऐसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलना है। तो फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक आव्यूह, वही आव्यूह लिख देता हूँ। A इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैंने आपसे बोला कि जो पड़ी वाली रेखा होती है ना, वो पंक्ति को बताती है, जो खड़ी वाली रेखा होती है वो स्तंभ को बताती है। ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, पंक्तियों को R1 R2 R3 डैश डैश इत्यादि तथा स्तंभों को C1 C2 C3 डैश डैश इत्यादि से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। बात समझ में आई भाई? पंक्ति जो होती है, पंक्ति की अंग्रेजी होती है रो। क्या होती है? रो। स्तंभ की अंग्रेजी जो होती है वो होती है कॉलम। ठीक है, तो रो का जो पहला लेटर है वो है R और कॉलम का पहला लेटर है C। तो अगर हमें स्तंभ को दिखाना होगा तो हम C से दिखाएंगे और पंक्ति को दिखाना होगा तो हम R से दिखाएंगे। अब पंक्तियां कई हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 कई हो सकती हैं, स्तंभ भी कई हो सकते हैं। तो अगर पंक्तियां 1 2 3 4 5 ऐसे कई हैं तो उसको हम R1 R2 R3 ऐसे दिखाएंगे, और स्तंभ अगर कई हैं तो उसको C1 C2 C3 से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पड़ी वाली लाइन ये है तो इसको हम R1 लिखेंगे, दूसरी पड़ी वाली लाइन ये है तो इसको हम R2 लिखेंगे, तीसरी पड़ी वाली लाइन ये है तो इसको हम लोग R3 लिखेंगे। बात आई समझ में? तो इसमें 3 पंक्तियां थी तो हमने R1 R2 R3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही 3 स्तंभ हैं, इसको हम C1 दिखाएंगे, इसको हम C2 दिखाएंगे, इसको हम C3 दिखाएंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है, 3 स्तंभ थे तो C1 C2 C3, 3 पंक्तियां थी तो R1 R2 R3 हो गए। ठीक है, अब काम की बात ये करनी है, हमें बात करनी है आव्यूह के कोटि की, ऑर्डर की हमें बात करनी है ना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होती है इसको देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नया नहीं होता है। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, तो ऐसे में लिखता हूं, आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों
की संख्याएं उसकी कोटि कहलाती है। इसे पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या अर्थात यम गुणे एन। मैंने बताया था ना कि पंक्तियों को हम लोग यम से लिखेंगे और स्तंभों को हम लोग एन से लिखेंगे, तो अर्थात यम गुणे एन द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, देखो मैं हर एक चीज़ को लिख लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लिख भी पाए सुन भी पाए। ठीक है, तो आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं जो होती हैं उसकी कोटि कहलाती हैं, उसकी आर्डर कहलाती हैं। और किसी भी आव्यूह की अगर हमें कोटि दिखानी है तो हम पंक्तियों की संख्या को लेंगे और गुणा करेंगे स्तंभों की संख्या से, यानी यम गुणे एन द्वारा दिखाएंगे। अब इस आव्यूह की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, यानी कि m बराबर हो गया 3। m बराबर क्या हो गया? 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो स्तंभ कितने हो गए भैया? 3 हो गए, n बराबर 3। अगर हमें इस आव्यूह की कोटि लिखनी है तो हम लिखेंगे यम गुणे एन। क्या लिखेंगे? m गुणे एन, यानी 3 गुणे 3। क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3। यही इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी। और इस आव्यूह की कोटि को हम लोग यहाँ नीचे कोने में ऐसे लिख देते हैं, 3 गुणे 3 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहीं 3 गुणे 3 लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। बात आई समझ में? तो इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है। एक बात मैं आपको और बोल देता हूँ इसी में, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं दी गई हैं तब आव्यूह के अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, मतलब यम गुणे एन। यम और एन का गुणा कर देंगे तो वो बता देगा कि उस आव्यूह के अंदर कितनी नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक आव्यूह है जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो आप क्या करेंगे? उस आव्यूह का आपको आर्डर तो पता चल गया है, m क्रॉस n। आपको आर्डर तो पता चल गया m क्रॉस n, तो कुछ मत कीजिए, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में गुणा कर दीजिए। 3 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब कि उस आव्यूह के अंदर 9 एलिमेंट हैं, 9 अवयव हैं। समझो बात को, पंक्तियों की संख्या 3 थी, स्तंभों की संख्या 3 थी, दोनों का आपस में गुणा कर दिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस आव्यूह के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आव्यूह के अंदर 3 पंक्तियाँ थीं और 3 ही स्तंभ थे, इन दोनों का गुणा किया तो हमें 9 मिला। इसका मतलब इस आव्यूह के अंदर 9 एलिमेंट होने चाहिए। आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, हो गए। तो अगर आपको आर्डर दिया गया है, अगर आपको मैट्रिक्स का आर्डर पता है, आव्यूह का क्रम पता है, कोटिपति पता है, तो आप बहुत ही आराम से पता कर सकते हो कि उस आव्यूह के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आव्यूह की बेसिक क्लास है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि हम लोग ऐसे हवा में तुरंत नहीं उड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का अगर आप लॉजिक समझ जाते हैं, उसके पीछे का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक, चलिए, मैंने आपके सामने एक आव्यूह लिख दिया 1 2 5 7 8 9। ठीक है,
और यहाँ पर लिख देता हूँ 208। आपसे कोई पूछे कि बताओ इस अवयव की कोटि कितनी है, ऑर्डर कितनी है, तो आप बहुत ही सिंपल बोलोगे कि इसमें 1 2 3 3 पंक्तियाँ हैं और 1 2 3 3 स्तंभ हैं। इसका मतलब इसकी जो ऑर्डर होगी वो 3x3 की हो जाएगी। बात आई समझ में? भाई पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यही तो होती है। अब आपसे कोई कह दे कि ये अवयव आपको इस तरह से दी गई है 1/2 1/3 1/4 5 7 8, बताइए कि इस अवयव की कोटि कितनी है, ऑर्डर कितनी है। तो आप कहोगे कि इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें तो भैया एक पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, 1/2 एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि इसको एक मान लो और 2 3 4 को 2 मान लो, ऐसा नहीं, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक पंक्ति हो गया और 5 7 8 ये आपका दूसरा पंक्ति हो गया। तो इसमें तो यम बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, क्योंकि 2 पंक्तियां हैं। स्तंभों की बात करेंगे तो खड़ी वाली लाइन देखेंगे, यानी एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसमें कितने स्तंभ हैं, 3 है, यानी n बराबर कितना 3। तो हमें कोटि बतानी है तो यम गुणे n लेंगे, क्या लेंगे, m गुणे n। यम का मान है 2 और n का मान है 3। तो इसका मतलब ये जो अवयव लिखी गई है ये 2 गुणे 3 की है। कितनी की है, 2 गुणे 3 की है। मतलब इसकी कोटि जो है वो 2 गुणे 3 है। ठीक है, आपके सामने लिख दिया गया कि एक अवयव है a, इसकी कोटि है 4 × 5 की। कोटि कितनी है, 4 × 5 की। तो आप बताइए कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बारे में पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा गया तो m बराबर 4 है। m बराबर 4 का मतलब है कि इसमें 4 पंक्तियां हैं, इसमें 4 पंक्तियां हैं। ठीक है, फिर n बराबर कितना है, 5 है। n बराबर 5 का मतलब है इसमें 5 स्तंभ हैं। बात समझ में आ रही है? भाई पहला वाला जो होता है वो पंक्तियों की संख्या को बताता है, दूसरा वाला क्या होता है, स्तंभों की संख्या को बताता है। यानी ये 4 गुणे 5 जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, m गुणे n दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई। अगर हमें इसका अवयव बनाना हो कि एक ऐसा अवयव बनाइए जिसका जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो क्या होना चाहिए, 4 गुणे 5 का होना चाहिए, तो बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं। हम कहेंगे कि हमारे पास एक अवयव है a, देखो भाई 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लिख दिया ऐसे सिंपल। ठीक है, आप देख सकते हैं इस अवयव के अंदर कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, 4 पंक्तियां होनी चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, ये हो गया आपका R4, 4 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने होने चाहिए, 5। तो देख लो, एक स्तंभ ये हो गया C1, एक स्तंभ ये हो गया C2, एक स्तंभ ये हो गया C3, ये हो गया आपका C4, ये हो गया आपका C5। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप किसी भी अवयव के ऑर्डर को बता सकते हैं, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को देख लीजिए, वो हो गई उसकी ऑर्डर। या उसका उल्टा आपको ऑर्डर दे सकता है और पूछ सकता है कि बताओ इस ऑर्डर का इसमें कौन सा अवयव है। तो आप देख लीजिए कि उसमें ऑर्डर जो दिया है, पहला वाला जो नंबर लिखा रहेगा वो पंक्तियों की संख्या को यानी m को बताएगा, दूसरा वाला नंबर जो होगा वो क्या बताएगा, स्तंभों की संख्या को बताएगा। तो उस हिसाब से हम लोग कोई भी अवयव देख सकते हैं कि अगर 4 गुणे 5 का, तो हमें ये देखना है कि किस अवयव के अंदर 4 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर यानी जो मैट्रिक्स की कोटि होती है, अवयव की जो कोटि होती है यानी ऑर्डर होती है, उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह से पता लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई अवयव की। ठीक है, और अवयव के कोटि की। अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है मैथ, पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर जितने भी ट्रिक होते हैं, जो भी डायरेक्ट शॉर्टकट होते हैं, उनको सीखा है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो इसी पैटर्न पर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बता दिया कि कोटि क्या होती है। कोटि के लिए आपको क्या देखना है कि अवयव के अंदर देखना है कि कितनी पड़ी वाली लाइन बन रही है, कितनी पड़ी वाली रेखाएं बन रही हैं, वही हो जाएंगी उनकी पंक्तियां, और खड़ी वाली जो रेखाएं बनेंगी हो जाएंगी स्तंभ। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अवयव का कोटि क्या है। ठीक है, अब अवयव के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा 1 2 3 4, ऐसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो आपसे कोई पूछे कि इस अवयव के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर 1 2, इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और 1 2 2 ही स्तंभ हैं। ठीक,
इन दोनों का गुणा करेंगे 2 दूना 4, यानी इसके अंदर कुल 4 एलिमेंट हैं। ये तो बेसिक सी बातें हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अब इस आव्यूह के अंदर जो 1 2 3 4 लिखे गए हैं ना, ये हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव एक विशेष पोजीशन पर है। हर इंसान का अपना स्थान होता है, हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। वैसे ही 1 2 3 4 की अपनी खुद की एक वैल्यू है। उस वैल्यू को पहचानना हमें, जैसे हम अपनी वैल्यू को पहचानें, हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या, हमारा स्थायित्व क्या है। अगर हम अपने आप को पहचान जाते हैं, अपने आप को ये जज कर पाते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है, तो हम कभी भी किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ही नंबर्स के साथ भी होता है। हर एक नंबर अपने फिक्स पोजीशन पर बैठा होता है, उसको वहाँ से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप जब टेबल पढ़ते हो 2 का, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, आप गिनती पढ़ते हो 1 2 3 4, क्या 4 की जगह पर 5 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या 2 की जगह पर हम 8 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। हर एक नंबर के, हर एक संख्या का अपना खुद का पोजीशन है, उस पोजीशन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ भी ऐसा करते हैं, आपको, अगर आप जाइए किसी पार्टी वगैरह में जाइए, आप कुर्सी पर बैठे हैं और कोई आए आपको कह दे 1 मिनट आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाएं, वो कुर्सी लेकर वहाँ से चला जाए, आपको कैसा लगेगा? आपको आपके स्थान से उठा दिया, आपको आपके स्थान से हटा दिया, तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही नंबर्स के साथ होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो नंबर के साथ भी यही चीज़ें होती हैं कि हर एक नंबर का अपना खुद का एक स्टेटस होता है, खुद की एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हमें पहचानना है। ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, पहली बात तो ये 1 पहले वाले रो में आता है, समझो बात को, पहले वाले रो में आता है, पहले वाली पंक्ति में आता है। और यही 1 पहले वाले कॉलम में भी आता है, समझे नहीं समझे? इस 1 की जब मैं बात करूंगा, भाई 1 की बात करूंगा, तो ऐसे ये पहली वाली पंक्ति में आएगा और ये पहली वाली स्तंभ में भी आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 की पोजीशन है ना, वो 1 1 है। 1 1 का मतलब पहले जो लिखा रहेगा वो पंक्ति को बताएगा, बाद में जो लिखा रहेगा वो स्तंभ को बताएगा। यानी 1 की जो प्लेस वैल्यू है, जो स्थान है, वो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का ये एलिमेंट है, ये अवयव है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे A11 के द्वारा। A11 इक्वल टू मैं लिख दूंगा 1। बात समझो, 1 क्या है? 1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक। 2 की बात करें, ध्यान से देखो, 2 तो भैया पहले वाले पंक्ति में है, लेकिन दूसरे वाले स्तंभ में आ गया। समझो बात को, ये दूसरे वाले स्तंभ में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 2 को दिखाना है, 2 को दिखाना तो कैसे दिखाऊंगा? ये पहली पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का है, तो इसको लिखूंगा 1 2। क्या लिखूंगा? 1 2। 1 2 क्या दिखाएगा कि 2 जो है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। पहले जिसकी बात करेंगे वो पंक्ति होगा और बाद वाला क्या होगा? स्तंभ होगा। यानी 2 जो है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। बात समझे? 3 की बात करो, 3 की, तो भैया 3 की जब बात करोगे ना, तो ये तो भैया आ गया दूसरे वाले पंक्ति में, सेकंड रो में आ गया, लेकिन है तो फर्स्ट कॉलम में। इसका मतलब जब आप इसकी बात करोगे तो आप क्या लिखोगे? 2 1। क्या लिखोगे? 2 1। 2 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो 3 है ना, वो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। बात समझे? ऐसे ही जब 4 की बात करोगे, आप 4 की बात करोगे तो उसको लिखोगे A22। क्या लिखोगे? 2 2। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का अवयव है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो 1 2 3 4 लिखे गए थे ना, इनकी अपनी खुद की एक प्लेस वैल्यू है। इनका स्थान है A11, A12, A21, A22। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 × 2 का मैंने लिखा था। ऐसे आपके सामने कोई 3 × 3 का लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इस आव्यूह की कोटि कितनी है, तो आप बोलोगे 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, तो भैया हो गया 3 × 3 है ना, 3 × 3 हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि 1 किस पोजीशन पर है, 2 किस पोजीशन पर है, 3 किस पोजीशन पर है, 4 5 6 7 8 9, हर एलिमेंट का पोजीशन बताइए, तो बता सकते हैं। बहुत ही आराम है, आराम से बता सकते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया। ठीक है, देख लो कैसे। A11 कौन है? A11 1 हो गया। A12 कौन है? A12 2 हो गया। A13 कौन है? A13 3 हो गया। बात समझ में आ रही है? पहले एलिमेंट का, पहले रो और पहले कॉलम, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है,
फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का 2 है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का 3 है। देखो आप, एक जो है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 2, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 3, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में। ऐसे ही A21 की बात करें, A22 की बात करें, A23 की बात करें, ऐसे ही A31 की बात कर लेते हैं, A32 की बात कर लेते हैं, A33 की बात कर लेते हैं। बात आ रही होगी समझ में, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, A21 4 की बात करें तो ये दूसरे पंक्ति में है लेकिन पहले स्तंभ में है, तो A21 की वैल्यू हो गई 4। 22 की बात करें, 22 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये हो गया और दूसरा स्तंभ ये होगा, ये 5। ये 5 क्या है, ये A22 का मान है। A23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो यही 6 आएगा, ये हो गया 6। ऐसे A31 की बात करें, 7 क्या है, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है, तो ये हो गया 7। 8 क्या है, ये 8 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। और ऐसे ही 9 जो है वो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है। बात समझ में आई? तो इन सब की अपनी खुद की पोजीशन होती है, उन पोजीशन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, डबल सफिक्स में दिखाते हैं। ये 11 A12 13 21 22 23 31 33 33, ये क्या है, ये डबल सफिक्स है। नीचे हम लोग सफिक्स लगाते हैं ना, तो इसको डबल में लगाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें 2x2 का यानी 2 गुणे 2 का हमें एक आव्यूह लिखना है, उसका जनरल फॉर्म लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे A = क्या लिखेंगे, A11 A12 A21 A22। बोलो भाई, यही तो होगा, ये 2x2 का है। कुछ नहीं किया, A11 की जगह 1 की जगह पर A11 लिख दिया, यहाँ पर A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A21, यहाँ पर A22, बस कुछ नहीं किया। 1 2 3 4 की जगह पर इनको लिख दिया। ठीक, ये हो गए। ऐसे ही अगर मुझे 3x3 का कोई आव्यूह बनाना हो, 3 गुणे 3 कोटि का कोई आव्यूह बनाना हो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो 1 2 3 की जगह पर हम A11 A12 A13 लिखेंगे। ये व्यापक रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक रिजल्ट पे पहुँचना चाहता हूँ, और वो रिजल्ट अभी कुछ देर पहले आपके सामने और कुछ देर बाद आपके सामने आएगा। ठीक है, पहले कैसे आ सकता है भाई, पहले तो आ ही नहीं सकता है ना, पहले तो हमें कुछ करना होगा। ये हो गए, इनकी जगह पर हमने इनके प्लेस वैल्यू को लिख दिया, मतलब इनके पोजीशन को मैंने दिखा दिया। ठीक, ये 3x3 के हो गए। ऐसे ही अगर हमें m×n का आव्यूह बनाना हो, उसका व्यापक रूप हमें लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे इनका लिखा है ऐसे उनका लिखेंगे। ठीक, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने कि एक आव्यूह ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये भी एक नोटेशन होता है, ये भी एक लिखने का तरीका होता है। लिख दिया गया A = ब्रैकेट के अंदर Aij और यहाँ पर लिख दे 2x2। क्या लिख दे, 2x2। तो इसका मतलब ये होता है कि A क्या है, एक आव्यूह है। कैसा आव्यूह, 2x2 का आव्यूह है। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभों में होंगे, मतलब कुल 4 एलिमेंट होंगे। 2 गुणे 2 का मतलब क्या है, 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट लिखे जाएंगे। I और J किसको बता रहा है, कुछ नया नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था ना, A11 A12 A13 और 21 A21 A22, बस ये जो I J है ये इसकी जगह पर 11 12 21 22 आने वाला है। मतलब I और J की वैल्यू क्या रखेंगे, इनकी जगह पर 11 12 21 22 हो जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब कुल ये है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इसी का ये एक दूसरा रूप होता है। ये क्या है, एक दूसरा रूप है। बात समझिएगा, ऐसा भी आपके सामने लिखा मिल सकता है। लिख देगा A बराबर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल Aij 2x2, मतलब ये जो आव्यूह A है ये 2x2 का है, मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं और इसके अंदर के एलिमेंट Aij के रूप में होंगे। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कह देंगे कि I बराबर क्या हो जाएगा 1 2 एंड J बराबर क्या हो जाएगा 1 2। बात समझे, मतलब I की जगह पर आप 1 रखेंगे, J की जगह पर भी आप 1 रख सकते हैं। तो जब आप I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रखोगे तो A11 मिलेगा। जब आप I की जगह पर 2 रखोगे, J की जगह पर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, A12 मिलेगा। जब आप I की जगह पर 2 रखोगे, J की जगह पर 1 रखोगे तो
A21 मिलेगा। जब आप I की जगह पर 2 रखोगे, J की जगह पर 2 रखोगे तो A22 मिलेगा। बात समझे? तो इस तरह से भी इनको लिखा जाता है। ठीक है, चलिए व्यापक रूप की बात हमें करनी है। व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होगा? आपके सामने एक मैट्रिक्स है A, किस रूप में है? Aij के रूप में है, और इसका आर्डर जो दिया गया है वो m क्रॉस n दिया गया है। क्या दिया गया है? m क्रॉस n, मतलब इसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। ठीक, तो इनको लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। I की वैल्यूज़ क्या होंगी? 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक? m तक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि I जो है वो पंक्तियों को ही तो बताता है। A11 का क्या मतलब है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 1 क्या है? पहली पंक्ति को बता रहा है, तो I जो है पंक्ति को बताएगा, और J क्या है? J आपका स्तंभ को बताएगा, तो J की वैल्यू भी क्या रखेंगे? 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक? m तक। बात समझ में आ रही है? तो एक तो तरीका ये हो गया, जैसे इस आव्यूह को हमने दो तरीके से लिखा था, एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका। वैसे ही इसको एक तरीका तो मैंने ऐसे लिख दिया कि A बराबर Aij, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब I की वैल्यू 1 से लेकर m तक, J की वैल्यू 1 से लेकर n तक हम लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से, है ना, अथवा करके ऐसे भी लिख सकते थे। A इक्वल टू, समझिएगा बात को, पहले आएगा A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A13, और ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, m और n है, पता नहीं m और n क्या होंगे। तो ऐसे लास्ट तक जाते जाते ये जाएगा 1n तक। कहाँ तक जाएगा? 1n तक। मतलब ये पहली पंक्ति चलती हुई जाएगी, चलती हुई जाएगी। ठीक है, पहली पंक्ति चलती हुई जाएगी, और कहाँ तक? इसका लास्ट एलिमेंट जो होगा 1n होगा। A1n मतलब पहली पंक्ति और nवें स्तंभ, पहली पंक्ति और nवें स्तंभ का ये एलिमेंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे शुरुआत होगी A21, A22, A23, ऐसे जाएगा ये कहाँ तक? A2n तक, दूसरी पंक्ति और nवें स्तंभ। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे A31, A32, A33, आगे A34, A35, ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा? A3n तक जाएगा। अब ऐसे कितना लिखेंगे? ऐसे कितना लिखेंगे? लिखते हुए जाएंगे, लिखते हुए जाएंगे, और यहाँ पर आएगा क्या आपका? ऐसे पहुँचते पहुँचते ये आ जाएगा mवां पंक्ति। कौन सा पंक्ति आएगा? mवां पंक्ति आएगा। mवां पंक्ति पहला स्तंभ, mवां पंक्ति दूसरा स्तंभ, mवां पंक्ति है ना, तीसरा स्तंभ, ऐसे ऐसे कहाँ तक? mवां पंक्ति nवां स्तंभ, ये हो जाएगा। इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। बात समझ में आ गई होगी। ये पहली पंक्ति था, ये दूसरा पंक्ति था, ये तीसरा था, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ऐसे यमवां पंक्ति हो गया ये। वैसे ही ये पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे nवां स्तंभ हो गया। ठीक है, तो इसी आव्यूह को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये वाला रूप, दूसरा ये वाला रूप। ठीक है, ये वाला रूप। तो इस वाले रूप के अंदर सारे के सारे एलिमेंट को हमें दर्शाना होगा, और इस वाले रूप में हमने क्या किया? लिख दिया Aij m क्रॉस n। I बताएगा पंक्तियों को, J बताएगा स्तंभ को। I का मान हमने कह दिया कि 1 से लेकर कहाँ तक? m तक हो जाएगा, और J का मान 1 से लेकर n तक हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका व्यापक रूप। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक नंबर का आप पोजीशन समझिए कि वो किस पोजीशन पर लिखा गया है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब किस जगह पर लिखा गया है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह एक आयताकार व्यवस्था होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर हम लोग नंबर्स को, है ना, नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सभी आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम नंबर्स को रखते हैं, आंकड़ों को जमा करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में करते हैं, कॉमर्शियल क्षेत्र में करते हैं, समीकरणों को सॉल्व करने में करते हैं, मतलब कई जगहों पर किया जाता है। ठीक है, और आव्यूह होता क्या है ये तो हमने बता दिया आपको। एक आयताकार व्यवस्था होता है। आयताकार क्यों कहा? क्योंकि आप इसके किनारों को, एलिमेंट को मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो आपको यहाँ पर एक आयत बन जाएगा ऐसे। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक आयताकार व्यवस्था है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि पंक्तियाँ क्या होती हैं, स्तंभ क्या होती हैं, किसी भी आव्यूह की कोटि कैसे निकाली जाती है। अगर हमें कोटि दी गई है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर कोटि हमें दी गई है तो आव्यूह कैसा होगा, है ना। आव्यूह के अंदर जो एलिमेंट लिखे होते हैं उनके पोजीशन को, उनके स्थान को मैंने आपको बता दिया कि किस स्थान पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, शुरुआत थी, जो हमने ज़रूरी हमारे लिए था वो हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे
कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी कोई आव्यूह दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा आव्यूह है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम लोग आव्यूह कैसे होते हैं ये तो हमने सीख लिया, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और क्लासेस अपलोड करने की और वीडियो बनाने की। लाइक तो कर ही दिए होंगे आप, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़िए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम उतने ही अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आज की क्लास में मैंने बेसिक सा नॉलेज लिया है, अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से खेलना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।